नमस्कार मित्रों, बीएफएम के विजय पथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 13 और यूनिट 14 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। यूनिट 13 का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था और इसका ये सेकंड पार्ट है। कुछ कंसेप्ट छूट गए थे, तो बेसिकली केस स्टडीज़ का मेन है कि हम लोग उससे कंसेप्ट क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आपसे एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है। तो हम एबीसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी स्टेटमेंट का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एबीसी बैंक के कौन से इंस्ट्रूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 81 यानी एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। तो एक बार देख लीजिए क्या है एबीसी बैंक की कहानी। थोड़ा सा मैं कहानी बता देता हूँ। तो एबीसी बैंक जो है अपने कैपिटल एडिक्वेसी स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा है। तो बैंक जो है इसमें 81 लाएगा, ठीक है। और पीएनसीपीएस बैंक ने इशू किया है, बैंक का स्टॉक सरप्लस है, और इसके पास इसने पीडीआई भी इशू किया है जो कि परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। और बैंक का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 81 इंस्ट्रूमेंट का भी अकाउंट है। तो ये सभी डेटा आपको दी गई हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इशूड, यानी सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू जो एबीसी बैंक ने इशू किया है वो उसको हम लोग 81 कैपिटल में डाल सकते हैं। 81 क्या होता है? एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, राइट। तो चलिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन ए है परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पीएनसीपीएस दैट मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी कर रहा है स्टॉक सरप्लस फ्रॉम 81 कैपिटल इशुएंस। ऑप्शन सी कर रहा है पीडीआई परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल द अबव। देखिए हम एक एक करके ऑप्शन को समझते हैं और देखते हैं कि आरबीआई के रूल के हिसाब से कौन सा सही है। पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखिए पीएनसीपीएस यह एक स्पेशल टाइप ऑफ शेयर है जो हमेशा रहता है और शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड देता है। तो इसका की पॉइंट याद रखिए, ये शेयर होल्डर को क्या देगा? फिक्स डिविडेंड देगा, राइट। मतलब अगर एक साल का डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो कुमुलेटिव नहीं होता है। फिक्स डिविडेंड तो देगा लेकिन ये कुमुलेटिव नहीं होता, नॉन कुमुलेटिव लिखा गया है, समझ में आ रहा है। नॉन कुमुलेटिव लिखने का मतलब कि एक साल का डिविडेंड यदि मिस हुआ ना तो अगले साल नहीं मिलेगा। अगर पीएनसीपीएस आरबीआई के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो यह 81 कैपिटल में इंक्लूड हो सकते हैं। तो यह ऑप्शन सही लग रहा है, राइट। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी का रहा है स्टॉक सरप्लस या कि शेयर प्रीमियम। तो ये जो है 81 कैपिटल इशुएंस से आया है, राइट, फ्रॉम जो कि 81 कैपिटल इशुएंस से जो स्टॉक के सरप्लस आया है। तो देखिए शेयर प्रीमियम होता क्या, थोड़ा इसको समझिए। व्हाट इज़ दिस शेयर प्रीमियम ऑल अबाउट? तो शेयर प्रीमियम का मतलब होता है कि वह अमाउंट जो शेयर के फेस वैल्यू से ज़्यादा पे किया गया है, मतलब शेयर का फेस वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट आप पे किए हैं उसको उसका प्रीमियम कहलाएगा। अगर यह प्रीमियम 81 के रूल के हिसाब से इशू किया गया है तो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यह भी 81 का पार्ट बन सकता है। तो यह भी क्या है, हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कर रहा है पीडीआई। तो पीडीआई होता है परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली ये क्या होता है, चूँकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो एक तरह का लॉन्ग टर्म डेब्ट है जो बैंक हमेशा के लिए इशू कर सकता है। इनमें मैच्योरिटी नहीं होती क्योंकि परपेचुअल लिखा गया, मैच्योरिटी कुछ नहीं होती। और आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यह भी 81 कैपिटल में ऐड किया जा सकता है। तो यह भी करेक्ट आंसर है। तो अब देखें ऑप्शन डी जो कि कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने देखा सारे ऑप्शन 81 कैपिटल के रिक्वायरमेंट हैं को मीट करते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमने देखा कि आरबीआई के रूल के हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट 81 कैपिटल में इंक्लूड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पीएनसीपीएस को इंक्लूड कर सकते हैं। 81 कैपिटल जो हमारा ये स्टॉक सरप्लस आता है 81 इशुएंस से, और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पीडीआई। सो ये तीनों 81 कैपिटल के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ये तीनों मिलके बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैपिटल एडिक्वेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। तो ये तीनों को हम लोग 81 कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है जो 81 कैपिटल की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि जब एक बैंक कंसोलिडेटेड लेवल पर 81 कैपिटल कैलकुलेट करता है तो उसमें कौन सा फैक्टर कंसीडर किया जाना चाहिए। देखिए वही कह रहा है कि जब आप एक कंसोलिडेटेड लेवल पर 81 कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से क्या कंसीडर किया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि व्हेन कैलकुलेटिंग 81 कैपिटल एट कंसोलिडेटेड लेवल। पहला ऑप्शन कर रहा है ओनली द 81 इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय डायरेक्टली बाय द बैंक, 81 instrument issued by the subsidiaries and held by third party, only debt instrument with maturity less than 5 year, any type of capital not notified by RBI। चलिए ऑप्शन बाय ऑप्शन बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन का रहा है, यहाँ कहा गया है कि केवल 81 इंस्ट्रूमेंट जो कि डायरेक्टली बैंक ने इशू किया है, मतलब सिर्फ वही 81 इंस्ट्रूमेंट जो बैंक ने खुद से इशू किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बात कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड लेवल।
तो ये जो हमारा कंसोलिडेटेड लेवल है, कंसोलिडेटेड लेवल पर कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बैंक के खुद के 81 इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि और भी फैक्टर देखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, केवल कर रहा है ओनली द 81, इसीलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी में कहा गया है कि 81 इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सब्सिडरी एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी इफ दे मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मतलब अगर बैंक की किसी सब्सिडरी ने 81 इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं और वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के पास है तो वो भी कंसोलिडेटेड 81 कैपिटल में इंक्लूड किया जा सकता है, बस उन्हें आरबीआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी कर रहा है कि ओनली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी लेस देन 5 ईयर, यानी कि यहाँ पे मैच्योरिटी को मेंशन किया गया है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 81 इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी का कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा 81 कैटेगरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, परपेचुअल होते हैं, राइट। तो यहाँ ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है एनी टाइप ऑफ कैपिटल नॉट नोटिफाइड बाय आरबीआई। ये कर रहा है कि ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि 81 कैपिटल में सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड किए जा सकते हैं जो आरबीआई के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, और यहाँ पे कर रहा है अपोजिट उसका, तो ये तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 81 इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सब्सिडरी एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। तो हमने देखा कि कंसोलिडेटेड 81 कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त 81 इंस्ट्रूमेंट भी कंसीडर किए जाते हैं जो बैंक की सब्सिडरी ने इशू किए हैं और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के पास हैं, बस कंडीशन यह है कि वो आरबीआई के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, राइट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आइए दोस्तों इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग XYZ बैंक के काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के मैनेजमेंट के प्रैक्टिस को समझेंगे जो OTC डेरिवेटिव और सिक्योरिटी फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन में होता है। चलिए तो एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है कि XYZ बैंक है जो कि मल्टीपल OTC में डेरिवेटिव में इंगेज हो रहा है, SFT में इंगेज हो रहा है बहुत सारे काउंटर पार्टीज के साथ, जो कि इसके ट्रेडिंग और फाइनेंसिंग ऑपरेशन का पार्ट है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्रिएट कर रहा है XYZ बैंक के लिए, जिसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क भी आ रहा है और क्रेडिट माइग्रेशन का भी रिस्क आ रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CVA यानी क्रेडिट वैल्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए बैंक का जो रिस्क टीम है इसने ऑब्जर्व किया कि ये सभी ट्रांजैक्शन का करंट एक्सपोजर है और एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर मार्केट वैल्यू है। तो इनको मैनेज करने के लिए XYZ बैंक क्या करती है, एक्सचेंज करती है कोलेटरल को अपने काउंटर पार्टी से। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो सवाल है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर XYZ बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट कुड बी एम्प्लॉयड टू मिटिगेट एक्सपोजर इन OTC डेरिवेटिव। मतलब आपको OTC डेरिवेटिव में जो एक्सपोजर है उसको मिटिगेट करने के लिए कौन सा प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन है पहला कि रेगुलरली एक्सचेंजिंग कोलेटरल विद काउंटर पार्टी टू ऑफसेट एक्सपोजर रिस्क। बी का रहा है यूटिलाइजिंग नेटिंग एंड रीमार्जिनिंग एग्रीमेंट टू मैनेज फ्लक्चुएशन ट्रांजैक्शन वैल्यूज। सी का रहा है मार्किंग ट्रांजैक्शन टू मार्केट फ्रिक्वेंटली टू एसेस करंट एक्सपोजर। और डी का रहा है ऑल द अबव। चलिए पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि रेगुलरली एक्सचेंजिंग कोलेटरल विद काउंटर पार्टी टू ऑफसेट एक्सपोजर। इसका मतलब है कि जो XYZ बैंक है वो अपने काउंटर पार्टी के साथ कोलेटरल एक्सचेंज करता है ताकि एक्सपोजर को कंट्रोल में रख सके। वही कर रहा है ना, एक तरफ है XYZ बैंक और एक तरफ इसकी काउंटर पार्टी है, तो ये क्या कर रहा है अपने काउंटर पार्टी के साथ क्या कर रहा है। सो व्हाट XYZ बैंक इज डूइंग विद द काउंटर पार्टी, कोलेटरल एक्सचेंज करता है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक्सचेंज रेगुलर एक्सचेंजिंग कोलेटरल एक्सचेंज करता है, राइट, ताकि एक्सपोजर को कंट्रोल में रखा जा सके। तो यह एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो एक्सपोजर को कम करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि आप कोलेटरल को एक्सचेंज कर लेंगे काउंटर पार्टी के साथ, तो इससे क्या होगा ताकि एक्सपोजर को कंट्रोल में रख सके। ऑप्शन बी कह रहा है कि यूटिलाइजिंग नेटिंग एंड रीमार्जिनिंग एग्रीमेंट टू मैनेज फ्लक्चुएशन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो देखिए नेटिंग एग्रीमेंट का मतलब है कि बैंक और उसके काउंटर पार्टी के मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एक में कंबाइन किया जाता है। नेटिंग का मतलब क्या हुआ ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बैंक और उनके काउंटर पार्टी के मल्टीपल ट्रांजैक्शन हैं, तो जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन हैं बैंक और उनके काउंटर पार्टी के, उनको हमने क्या किया, एक में कंबाइन किया, जिससे एक्सपोजर कम हो जाता है। जब आप सबको एक में कंबाइन करेंगे तो एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो ये तो समझ में आया आपको नेटिंग का मतलब क्या होता है। रिमार्जिनिंग का मतलब क्या होता है, रिमार्जिनिंग का मतलब है कोलेटरल रिक्वायरमेंट को मार्केट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट करना। तो जो आपका जो कोलेटरल वैल्यू है, कोलेटरल रिक्वायरमेंट है, कोलेटरल रिक्वायरमेंट को मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से हम कोलेटरल रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यह भी काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का एक अच्छा तरीका है, राइट। आप नेटिंग को यूटिलाइज कीजिए, रिमार्जिनिंग कीजिए एग्रीमेंट को, तो ये भी तरीका सही है। ऑप्शन सी कर रहा है मार्किंग ट्रांजैक्शन टू मार्केट फ्रीक्वेंटली टू एसेस करंट एक्सपोजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मार्क टू मार्केट, देखिए यहाँ पे वर्ड है मार्क
टू मार्केट, ये समझिए ये क्या होता है। मार्क टू मार्केट का मतलब है ट्रांजैक्शन की करंट मार्केट वैल्यू को रेगुलरली अपडेट करना। इससे बैंक को पता चलता है कि एक्सपोजर किस लेवल पे है, और अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो तो बैंक अकॉर्डिंगली अपने मेजर्स ले सकते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है और सही भी है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, मार्किंग ट्रांजैक्शन टू मार्केट फ्रीक्वेंटली टू एसेस करंट एक्सपोजर। तो दोस्तों हमने देखा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो आज हमने देखा कि कैसे XYZ बैंक अपना रिस्क कैसे मैनेज करता है OTC डेरिवेटिव और सिक्योरिटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। रेगुलर कोलेटरल एक्सचेंज करता है, पहला चीज़। दूसरा हमने देखा कि नेटिंग और रीमार्जिनिंग करता है एग्रीमेंट को। फिर उसके बाद देखा फ्रीक्वेंट मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन करता है। तो ये तीनों के तीनों मेजर्स से बैंक के एक्सपोजर को कम करने में हेल्प करते हैं और उनके रिस्क को कंट्रोल में लाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं ये सब, जो कि एम्प्लॉय किए जा सकते हैं ताकि जो हमारा OTC डेरिवेटिव में एक्सपोजर है उसको कम किया जा सके, क्योंकि क्वेश्चन में वही था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC बैंक के बारे में अगला सवाल है। ABC बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू वन कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन विद DEF कॉर्पोरेशन। तो एक तरफ ABC बैंक है, एक तरफ DEF कॉर्पोरेशन है, और बैंक कोलेटरल रखता है ताकि अपने क्रेडिट एक्सपोजर को कम कर सके यदि DEF डिफ़ॉल्ट करेगा तो, ठीक है। तो अब देखिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, E स्टार इज इक्वल टू मैक्स 0 और E इंटू 1 प्लस HE माइनस C इंटू 1 माइनस SC माइनस HF। इसको तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसे हेयर कट का फार्मूला बोलते हैं इसको। ऐसे सवाल बनता ही बनता है। आइए डायरेक्टली सवाल पे आते हैं। तो डायरेक्टली आप सवाल पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे ABC बैंक ने DEF कॉर्पोरेशन के साथ अपने कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन में रिस्क मिटिगेशन अप्लाई किया और कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की। तो यह कैलकुलेशन में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और फॉर्मूले का यूज होता है, आज हम लोग आसानी शब्दों में समझेंगे। तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन फॉर ABC बैंक कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन विद DEF कॉर्पोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैलकुलेटिंग द एक्सपोजर वैल्यू आफ्टर रिस्क मिटिगेशन, जिसको हम लोग E स्टार कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है द कोलेटरल वैल्यू C इज एडजस्टेड बाय अप्लाइंग अ हेयर कट टू अकाउंट फॉर इट रिस्क रिडक्शन इम्पैक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है हेयर कट फॉर करेंसी मिसमैच इज कंसिडर्ड इफ देयर इज अ करेंसी डिफरेंस बिटवीन द कोलेटरल एंड एक्सपोजर। ऑप्शन सी कह रहा है द एक्सपोजर आफ्टर मिटिगेशन इज फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कोलेटरल वैल्यू इज एडजस्टेड बाय अप्लाइंग अ हेयर कट टू अकाउंट फॉर इट रिस्क रिडक्शन कैपेसिटी। तो देखिए ये कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि जो कोलेटरल का वैल्यू है उस पर हम क्या कर रहे हैं, हेयर कट अप्लाई कर रहे हैं। किस पे अप्लाई कर रहे हैं हेयर कट का वैल्यू? हेयर कट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? हम कोलेटरल के वैल्यू पे हेयर कट अप्लाई कर रहे हैं, राइट, जो मार्केट फ्लक्चुएशन या कोलेटरल के वैल्यू में चेंजेस को कवर करता है। तो ये हेयर कट कर क्या रहा है कि देखिए जो मार्केट में फ्लक्चुएशन जो आ रही हैं या कोलेटरल के वैल्यू में जो चेंजेस आ रही हैं उसको ये हेयर कट कवर करता है। तो यह हेयर कट DEF कॉर्पोरेशन के रिस्क को कम करता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि कोलेटरल वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा बाय अप्लाइंग अ हेयर कट टू अकाउंट फॉर इट्स रिस्क रिडक्शन कैपेसिटी। तो यही यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है कि जो कोलेटरल का वैल्यू है उस पर एक हेयर कट अप्लाई किया जाता है जो मार्केट फ्लक्चुएशन या कोलेटरल के वैल्यू में चेंजेस को कवर करता है। तो हेयर कट करता क्या है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ रहा है या मान लीजिए कि कोलेटरल के वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, इनको कवर करने का काम हेयर कट करता है। और यह हेयर कट DEF कॉर्पोरेशन के रिस्क को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दूसरा ऑप्शन कहा गया है कि हेयर कट फॉर करेंसी मिसमैच इज कंसिडर्ड इफ देयर इज अ करेंसी डिफरेंस बिटवीन कोलेटरल एंड एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर और कोलेटरल अलग अलग करेंसीज में है, देखिए एक तरफ हमारा ABC बैंक है जो कि कोलेटरलाइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है DEF कॉर्पोरेशन के साथ, तो एक तरफ एक्सपोजर है एक तरफ कोलेटरल है। अगर एक्सपोजर और कोलेटरल अलग अलग करेंसी में है तो उनके बीच करेंसी का रिस्क कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा हेयर कट हमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम लोग HFX बोलते हैं। ऑप्शन सी का रहा है फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिए यह फॉर्मूला एक्सपोजर को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है ताकि रिस्क कम हो। तो यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ E मीन्स, E का मतलब हुआ एक्सपोजर। क्या मतलब हुआ, एक्सपोजर, ठीक है। फिर यहाँ पे HE क्या है, व्हाट इज़ HE, तो HE है हेयर कट एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर का हेयर कट है, ठीक है। तो उसके बाद HC क्या है, यहाँ पे C आप देख सकते हैं, C है कोलेटरलाइज वैल्यू, कोलेटरल का वैल्यू है। HC क्या है, HC है आपका कोलेटरल का हेयर कट, ठीक है। और HFX क्या है, आपका फॉरेन एक्सचेंज का हेयर कट। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट है, डी नंबर सही होगा। तो देखिए यह सभी स्टेटमेंट ABC बैंक के कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के लिए सही है। इस ट्रांजेक्शन में कोलेटरल और करेंसी का हेयर कट यूज किया जाता है ताकि एक्सपोजर कम हो। और तो हमने देखा कि ABC बैंक कैसे कोलेटरलाइज ट्रांजैक्शन में अपने एक्सपोजर को कम करने के लिए हेयर कट और करेंसी एडजस्टमेंट को यूज़ करता है।
कोलेट्रल का हेयर कट, करेंसी मिसमैच हेयर कट और ई का फॉर्मूला, ये सभी मेजर बैंक के रिस्क कैपिटल को मैनेज करने में मदद करते हैं। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कभी कभी न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछ लेता है इससे, कहाँ पे एच ई लगेगा, कहाँ पे एस सी लगेगा, कहाँ से एफ एस एस लगेगा। देखिए एक तो ई हो गया एक्सपोजर और सी हो गया कोलेट्रल, समझ में आ रहा है। तो यही है हमारा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि XYZ बैंक है, इसने एक लोन दिया है ABC इंडस्ट्री को, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत में। तो इस लोन पे क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए बैंक ने एक गारंटी लिया है, राइट। तो अगले सिनेरियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है। यहाँ पे बात की जा रही है DEF बैंक का ट्रेडिंग बुक कल के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है ये, जिसमें डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडेड है। लेकिन इस देश में कमोडिटीज़ अलाउड नहीं है। तो चलिए DEF बैंक के ट्रेडिंग बुक का रिस्क कैसे मैनेज किया जाए उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे DEF बैंक है, ट्रेडिंग बुक है, जिसके अंदर प्रोप्राइटरी पोजीशन है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव। लेकिन कमोडिटीज़ जो है इसका पार्ट नहीं है। और जो ट्रेडिंग बुक है वो उसके अंदर पोजीशन होता है जो कि हमारे मार्केट मार्क मेकिंग या मैच प्रिंसिपल ब्रोकरिंग जैसे एक्टिविटीज़ से राइज हो रही हैं। लेकिन DEF बैंक का जो ट्रेडिंग बुक है वो उसमें बहुत सारे रिस्क फेस हो रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। और ये सभी रिस्क आ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे मार्केट वेरिएबल में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि DEF बैंक का जो ट्रेडिंग बुक है वो मल्टीपल रिस्क से एक्सपोज्ड है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो पोजीशन है जिसको हेल्ड किया जा रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, गेन के लिए। तो आपके सामने सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिस्क कंसिडरेशन ऑफ DEF बैंक ट्रेडिंग बुक। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि DEF बैंक ट्रेडिंग बुक कंसिस्ट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, इक्विटीज़, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज़ विच आर परमिटेड ग्लोबली। अब देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि DEF बैंक के कंट्री में कमोडिटीज़ ट्रेडिंग बुक में अलाउ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर ऑप्शन बी को जरा देखिए। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि द बैंक ट्रेडिंग बुक इंक्लूड पोजीशन फ्रॉम द मैच प्रिंसिपल ब्रोकरिंग एंड मार्केट मेकिंग इंटेंडेड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और हेजिंग। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है, क्योंकि DEF बैंक अपने ट्रेडिंग बुक में मार्केट मेकिंग, मैच प्रिंसिपल ब्रोकरिंग एक्टिविटीज से पोजीशन होल्ड करता है। यह पोजीशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या हेजिंग के लिए रखता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है। तो देख सकते हैं आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और हेजिंग के लिए कहाँ से पोजीशन बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी कह रहा है कि द प्राइमरी रिस्क इन DEF बैंक ट्रेडिंग बुक अराइज फ्रॉम द फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन एंड ऑपरेशनल फैक्टर, यानी कि प्राइमरी जो रिस्क है वो इन दोनों कारणों से है। क्या लगता है आपको? गलत है, क्योंकि DEF बैंक ट्रेडिंग बुक का मेन रिस्क जो है वो फिक्स एसेट और ऑपरेशनल कॉस्ट से नहीं आ रहा है, बल्कि कहाँ से आ रहा है? देखिए मेन जो आपका रिस्क है ना वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि दूसरा हमारा फॉरेक्स रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, राइट, या लिक्विडिटी रिस्क भी बोल सकते हैं। तो ये सभी मेन कारण है, राइट। लिक्विडिटी रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, दीज आर द मेन रीजंस। और एक बार हम लोग हमने ऑप्शन सी देखा, गलत है। एक बार हम लोग ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि DEF बैंक ट्रेडिंग बुक इज ओनली एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क एज करेंसीज एक्सचेंज रेट एंड मार्केट लिक्विडिटी है मिनिमल इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज DEF बैंक का ट्रेडिंग बुक इंटरेस्ट के रिस्क के अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क का भी सामना करता है। तो यह भी सभी फैक्टर बैंक के अर्निंग और कैपिटल को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो बैंक का ट्रेडिंग बुक के अंदर पोजीशन आता है मैच प्रिंसिपल ब्रोकरिंग से और मार्केट मेकिंग से, जिससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या हेजिंग आता है। तो इस वीडियो में हमने DEF बैंक के ट्रेडिंग बुक में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क फैक्टर को डिस्कस किया। DEF बैंक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और हेजिंग के लिए ट्रेडिंग बुक में पोजीशन होल्ड करता है, और इनके रिस्क फैक्टर में इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और लिक्विडिटी रिस्क से रिलेटेड हैं। ये पॉइंट हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे GHI बैंक की बात की जा रही है। तो आइए समझते हैं इस बैंक के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए इस वीडियो के इस पार्टिकुलर केस स्टडी के माध्यम से हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी यानी आल्को के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इनका रोल के बारे में। तो GHI बैंक में एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेटिव बैंकिंग इन्वायरमेंट में आल्को का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जहाँ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएसन, लिक्विडिटी चेंजेस, फंडिंग कॉस्ट के शिफ्ट का
सामना बैंक को रोज करना पड़ता है। वही कहा जा रहा है कि जीएचआई बैंक जो है कॉम्पिटिटिव बैंकिंग इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, लिक्विडिटी पोजीशन चेंज हो रहा है, फंडिंग कॉस्ट में शिफ्ट आ रही है। बैंक का जो आल्को है उसको टास्क दिया हुआ है इन सभी चैलेंज को एड्रेस करने का। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा आल्को का टास्क नहीं है। तो देखिए रिसेंटली ये हुआ कि जो आल्को थे जीएचआई बैंक के, उन्होंने रिव्यू किया बैंक का एनआईएम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इन्होंने रिव्यू किया और ये भी घट चुका है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव आए हैं। तो एनआईएम को इंप्रूव करने के लिए, एनआईएम को प्रोटेक्ट करने के लिए आल्को ने डिसाइड किया कि हम प्राइसिंग को एडजस्ट करेंगे, राइट, डिपॉजिट के लिए भी और लोन के लिए भी। चलिए, तो ये सब तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ये एनआईएम को बढ़ाते हैं। अब देखिए सवाल पे डायरेक्टली हम लोग आते हैं। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आल्को एट जीएचआई बैंक इन मैनेजिंग इट एसेट एंड लायबिलिटी। तो पहला सा ऑप्शन कर रहा है कि सेटिंग प्रोडक्ट प्राइजेस फॉर डिपॉजिट एंड एडवांस टू प्रोटेक्ट द एनआईएम। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया है। क्योंकि दोस्तों आल्को का काम क्या है कि जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसको प्रोटेक्ट किया जाए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, राइट, और इम्प्रूव भी करना है। तो आल्को क्या करेगा, डिपॉजिट और लोन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट प्राइसिंग को एडजस्ट करके एनआईएम को सेफगार्ड करता है। तो याद रखिएगा ये आल्को का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑप्शन बी कह रहा है, फोकसिंग सोलली ऑन इंक्रीजिंग द बैंक लिक्विडिटी पोजीशन विदाउट मॉनिटरिंग द मार्केट। मतलब मार्केट को बिना मॉनिटर किए केवल हम बैंक के लिक्विडिटी पोजीशन को बढ़ाने पे फोकस करें। क्या लगता है ये ऑप्शन? देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आल्को सिर्फ लिक्विडिटी पे फोकस नहीं करता, आल्को को मार्केट कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए लिक्विडिटी तो एक कंपोनेंट है ही है, उसके अलावा जो हमारा मार्केट का कंपोनेंट है, मार्केट लिक्विडिटी पोजीशन के साथ साथ क्या देखना पड़ता है, मार्केट का जो कंडीशन है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है, और उन्हें मैनेज करना और बैलेंस शीट मैनेज करनी पड़ती है। ये आल्को का ही काम है। तो कर रहा है फोकसिंग सोलली ऑन इंक्रीजिंग द बैंक लिक्विडिटी पोजीशन। सोलली के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी कर रहा है, डिसरिगार्डिंग मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू फोकस ओनली ऑन शॉर्ट टर्म गेन। देखिए ये कह रहा है कि यह भी गलत है, क्योंकि आल्को शॉर्ट टर्म गेन के बजाय मैच्योरिटी प्रोफाइल को भी बैलेंस करता है, ताकि बैंक को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत के बीच में बैलेंस मिल सके, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो आल्को है वो शॉर्ट टर्म गेन के बजाय मैच्योरिटी प्रोफाइल को भी बैलेंस करता है। तो बैलेंसिंग मैच्योरिटी प्रोफाइल ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि बैंक को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत के बीच में बैलेंस मिल सके। तो एक तरफ है शॉर्ट टर्म फंडिंग और एक तरफ है हमारे लॉन्ग टर्म फंडिंग, तो इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए आल्को क्या करता है कि जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है, राइट, मैच्योरिटी प्रोफाइल को भी बैलेंस करता है। तो यहाँ कर रहा है डिसरिगार्डिंग, तो ये तो गलत है, डिसरिगार्ड तो नहीं करना है इसको, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी कर रहा है कंडक्टिंग ओनली एनुअल रिव्यू ऑफ द बैंक फंडिंग पोजीशन एंड लिक्विडिटी स्टेटस। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा इस ऑप्शन में, ये कहता है कि यह भी गलत है, क्योंकि आल्को काम रेगुलर बेसिस पे करता है। यहाँ पे कह रहा है ओनली एनुअल रिव्यू, इस कारण से गलत है। यहाँ पे जो रिव्यू होता है ना वो रेगुलर बेसिस पे होता है, राइट। एनुअल रिव्यू के अलावा भी लिक्विडिटी और फंडिंग पॉलिसी को बार बार रिव्यू करता है, ताकि बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखें। तो दोस्तों हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट प्राइस को सेट करना डिपॉजिट और एडवांस के लिए, ताकि हम एनआईएम को प्रोटेक्ट करें। आल्को का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें वो डिपॉजिट और लोन के प्राइस को एडजस्ट करके एनआईएम को स्टेबल और प्रोटेक्टेड रखता है। तो आज हमने देखा कि कैसे आल्को अपने डिफरेंट टूल्स और स्ट्रेटजी का यूज करके बैंक की बैलेंस शीट को मैनेज करता है, इंटरेस्ट रेट के चेंज को इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, और लिक्विडिटी रिस्क को भी एडजस्ट करता है। 3 पार्ट मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको बैलेंस शीट पे बताया, राइट, आप यहाँ देख सकते हैं एनआईएम को प्रोटेक्ट करना। तो एक तो इसका काम है बैलेंस शीट। दूसरा हमने क्या देखा, इसका लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करना। उसके बाद हमने क्या देखा, एएलएम, राइट, इंटरेस्ट रेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको भी कम करता है, जैसे कि एनआईएम तो वही था ना, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइसिंग के माध्यम से देखिए, जब आप प्रोडक्ट के प्राइसिंग को चेंज कर देंगे तब आप एनआईएम से बच जाएंगे। उसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन को भी आप मॉनिटर करता है ये, और जो मैच्योरिटी प्रोफाइल एसेट एंड लायबिलिटी का उसको डिसरिगार्ड करता है, केवल मतलब उसको भी ध्यान में रखता है। तो ये तीनों फंक्शन आप आल्को के याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, जो कि मैक्लॉड ड्यूरेशन और आपके मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस XYZ बैंक ने एक बॉन्ड इशू किया है। हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए बॉन्ड के प्राइस के चेंजेस को समझेंगे, स्पेशली जब बॉन्ड का यील्ड चेंज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहले केस स्टडी के बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए बैकग्राउंड क्या है कि जो XYZ बैंक है उसने 3 साल का बॉन्ड इशू किया है, जिसका फेस वैल्यू कितना दे रखा है, 100 रुपया दे रखा है, ठीक है।
और कूपन रेट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है। चलिए अब देखिए फ्रेडरिक मैकलॉ, आप इनके बारे में जानते होंगे। तो फ्रेडरिक मैकलॉ का जो ड्यूरेशन कंसेप्ट है वो यह बताता है कि एवरेज इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो वापस पाने में कितना टाइम लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेडरिक मैकलॉ का जो इन्वेस्टमेंट टेक्निक है, ड्यूरेशन है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ड्यूरेशन। तो ये जो मैकलॉ का जो ड्यूरेशन है वो हमें ये बताता है कि एवरेज इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो वापस पाने में कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे इस बॉन्ड का जो मैकलॉ ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है ना, वो दे रखा है इन्होंने कितना पता है, वो दे रखा है 2.7834 ईयर्स। मतलब क्या हुआ, लगभग 2 साल 9 महीना और 12 दिन। लेकिन हमें यहाँ एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो क्या है, हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन, राइट, जिसमें यह देखा जाता है कि अगर बॉन्ड का यील्ड 1% चेंज होता है तो बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा, राइट। तो यदि 1% यदि बॉन्ड का यील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज, क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता होगा यील्ड और बॉन्ड का प्राइस दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो XYZ बैंक ने 8% यील्ड पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया और इसका वैल्यू कितना आया, 2.57 आया। तो चलिए अब हम लोग ये सब डेटा आपको दी गई है, अब हम लोग डायरेक्टली MCQs पे आते हैं। तो अब सवाल है कि बेस्ड ऑन मॉडिफाइड ड्यूरेशन कंसेप्ट व्हाट वुड हैपन टू द प्राइस ऑफ बॉन्ड इफ यील्ड ड्रॉप फ्रॉम 8% टू 7%। तो सवाल ये है कि अगर बॉन्ड का यील्ड 8% से कम होकर 7% हो जाता है तो बॉन्ड के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई हैं। चलिए तो दोस्तों इसको रीज़न समझते हैं। देखिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब आप समझते हैं ना, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि यदि यील्ड 1% चेंज हो रहा है, यदि यील्ड हमारा 1% चेंज हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ यील्ड क्या हो रहा है, पहले 8% था, अब घट के कितना हो गया, 7% हो गया। मतलब ये कम हो गया कितना, 1% से कम हो गया, यील्ड 1% से कम हो गया। और आपको पता है कि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, यदि यील्ड हमारा घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, राइट। तो आपको मैं एक फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख भी देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ MD मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड। ठीक है, तो देखिए आपको परसेंटेज चेंज इन यील्ड यहाँ पता है 1% का चेंज हुआ है, अभी नेगेटिव में हुआ है क्योंकि घटा है, तो यहाँ -1% डाल दीजिए। और MD हमें दिया हुआ है 2.7, पिछले साइड में जाके आप देखिए 2.57 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस डाल के 2.57 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.57। तो जब हमने क्या देखा कि जब यील्ड कम हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस 2.5% जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो अब हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड वुड इंक्रीज बाय 2.5 रुपीज़ लिखा है, ये गलत है, ये भी गलत है, परसेंटेज चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन से, हमने ये सीखा कि देखिए सिंपल सी बात है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें यह बताता है कि यदि बॉन्ड का यील्ड 1% चेंज होता है तो बॉन्ड के प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट चेंज आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 8 से 7% हुआ, यानी घटा है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। लॉजिक सिंपल सी बात है, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच में, बॉन्ड का यील्ड और बॉन्ड का प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है, सेम कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है कि बॉन्ड जिसका मैकलॉ ड्यूरेशन दे रखा है 2.7834, इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखा है 2.57। अब बॉन्ड के प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंज इन यील्ड के बारे में आप क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कंसेप्ट क्या बताता है आपको कि यदि बॉन्ड का यील्ड 1% चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट चेंज होगा। यहाँ पे दे रखा है 2.57, यानी कि इसका मतलब है कि अगर 1% बढ़ता है या गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस लगभग 2.57% चेंज होगा। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि बॉन्ड की प्राइस सेंसिटिविटी मॉडरेट है। बॉन्ड का जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो क्या है, हमारा मॉडरेट है, राइट। मतलब सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत ना ही हाई है, एक्सट्रीम में नहीं है, राइट। अगर ड्यूरेशन बहुत हाई होती है तो सेंसिटिविटी भी हाई होती है। तो अब ऑप्शन ने क्या कर रहा है, द बॉन्ड प्राइस विल बी हाईली सेंसिटिव टू यील्ड चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन। ये गलत है क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन मॉडरेट है तो प्राइस सेंसिटिविटी भी मॉडरेट ही होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी इज मॉडरेट एज इट वुड चेंज बाय अप्रॉक्सीमेटली 2.57% फॉर 1% चेंज। देखिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने यही कैलकुलेशन किया है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। ऑप्शन सी कर रहा है कि बॉन्ड प्राइस विल नॉट बी अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय यील्ड चेंज। देखिए यह तो गलत है ना, क्योंकि 2.57% का चेंज यील्ड का 1% पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है। और ऑप्शन डी कर रहा है बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज इफ द यील्ड इंक्रीज बाय 2.5%। तो यह भी गलत है क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कैलकुलेशन 1% चेंज के लिए है, ना कि 2.5% चेंज के लिए।
तो यहाँ से हमने ये देखा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें पता चलता है कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है बॉन्ड के यील्ड से। यदि यील्ड में 1% का चेंज आएगा तो बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा, यही हमें बताता है। चलिए, तो इस तरह के कंसेप्ट एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं दोस्तों, क्या सवाल आपसे कहा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन है कि बेसिकली हिस्टोरिकल, आपको पता है ना, एबीसी मैथ बैंक के पास 2 मेन ऑप्शन है पोटेंशियल लॉस कैलकुलेट करने का, किसी पोर्टफोलियो पे जो लॉस होता है, ठीक है, वोलेटिलिटी के समय पे, जिसको हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड बोलते हैं और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड बोलते हैं। 2 मेथड होता है, आपको पता होगा इसके बारे में, राइट। तो देखिए, आप हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड के माध्यम से बैंक अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करती है, ठीक है, देखती है कि अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू में हिस्टोरिकल चेंज क्या आ रहा है, राइट। और एक होता है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड, जिसके अंदर एक सीरीज होता है रैंडम सिनेरियो का फॉर पॉसिबल चेंजेस इन एसेट वैल्यू। तो अब सवाल है कि व्हाट इज़ वन मेन एडवांटेज ऑफ द हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड इन एसेसिंग पोर्टफोलियो रिस्क। यानी हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड का मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड पर ऊपर क्या मेन एडवांटेज है पोर्टफोलियो रिस्क एसेस करने में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन वाइज बात करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कह रहा है इट रिक्वायर्स एजम्पशन अबाउट कोरिलेशन बिटवीन एसेट। देखिए, हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में बैंक अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करता है पुराने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर, नाम ही रखा गया है ना हिस्टोरिकल, राइट। और यानी कि पहले से हुई एक्चुअल मार्केट चेंज को यूज करके। इस मेथड में हमें एसेट के बीच कोरिलेशन या रिस्क डायनेमिक्स के बारे में एजम्पशन नहीं बनानी पड़ती। देखिए, जो हमारे एसेट्स हैं इनके बीच में जो कोरिलेशन है, राइट, इनके एसेट के बीच में जो कोरिलेशन है या जो रिस्क डायनेमिक है, इसके बारे में वी नीड नो एजम्पशन हमें बनानी नहीं पड़ती है, राइट। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में हमेशा कोरिलेशन या मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ता, कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है, ना ही कोरिलेशन के बारे में, ना ही मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। यह इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि एजम्पशन गलत हो सकते हैं और मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड में एजम्पशन पे रिलाई करना पड़ता है। मॉन्टे कार्लो मेथड में रैंडम सिनेरियो क्रिएट किए जाते हैं जो यूजर डिफाइंड कोरिलेशन और वोलेटिलिटी के बेसिस पे होते हैं। अब चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन रिक्वायर्ड एजम्पशन अबाउट कोरिलेशन बिटवीन एसेट। यह तो गलत है क्योंकि हिस्टोरिकल सिमुलेशन में सीधा पास्ट डेटा का यूज होता है बिना किसी कोरिलेशन एज्यूम किए। ऑप्शन बी कर रहा है कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन डज नॉट नीड एनी एजम्पशन अबाउट कोरिलेशन और रिस्क फैक्टर डायनेमिक्स। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैंने आप बार बार बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हमें कोरिलेशन या रिस्क फैक्टर डायनेमिक्स के बारे में कोई भी एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है हिस्टोरिकल सिमुलेशन इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। देखिए, यह भी गलत है क्योंकि यह मेथड एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, ना कि हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिनेरियो पे। और ऑप्शन डी कर रहा है इट रिलाई, यानी हिस्टोरिकल सिमुलेशन रिलाई ऑन यूजर डिफाइंड वोलेटिलिटी एजम्पशन। फिर से वही बात, वोलेटिलिटी एजम्पशन की तो बात ही नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यह भी गलत है क्योंकि हिस्टोरिकल सिमुलेशन डायरेक्टली पास्ट डेटा यूज करता है बिना किसी एजम्पशन के। तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट को हम रिकैप कर लेते हैं एक बार। हमने ये देखा हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में हमें मार्केट के कोरिलेशन या वोलेटिलिटी के बारे में एजम्पशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो इसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में यूजर डिफाइंड एजम्पशन पे डिपेंड किया जाता है, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर, वोलेटिलिटी की एजम्पशन इंक्लूडेड होती हैं, राइट। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक दूसरा सवाल पे बात करते हैं, इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल सिमुलेशन का डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो देख लिया, अब जरा डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपके साथ जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को सिंपल भाषा में समझिए, दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल सिमुलेशन में कोई एजम्पशन नहीं होता। अब ये दिमाग में बैठ गया ना आपका, अब किसी प्रकार का सवाल क्यों ना पूछे, आप उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन का एक पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है, राइट। तो पहले देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल सिमुलेशन में हम पुराने डेटा का यूज करते हैं, राइट। बेसिकली हम करते क्या हैं कि हमारे पास जो ओल्ड डेटा होती है, ओल्ड डेटा जो होती है, बेसिकली हम इसको ही तो यूज करते हैं, राइट। तो और इसके यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं। यानी बेसिकली हम लोग रिस्क का एनालिसिस जो है पुराने डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। यह मेथड एज्यूम करता है कि मार्केट आगे भी वैसे ही बिहेव करेगा, राइट। तो एजम्पशन बस इतना सा है, विल बिहेव सिमिलर बिहेवियर, राइट। आगे भी ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा पास्ट में था। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाए तो, सपोज ऐसा हो कि जो आपका मार्केट का ट्रेंड है वही चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो यह मेथड एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो नहीं दे पाएगा। यानी इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर मार्केट पास्ट जैसा नहीं रहा तो हिस्टोरिकल सिमुलेशन फेल हो सकता है फ्यूचर रिस्क को सही तरीके से मेजर करने में। समझ में आ रहा है आपको, यही पॉइंट बताया जा रहा है।
चलिए ऑप्शन को बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट जनरेट कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड रैंडम प्राइस सिनेरियो जनरेट करता है यूजर एजम्पशन के बेसिस पर। तो देखिए ये तो गलत है, क्योंकि दोस्तों हिस्टोरिकल सिमुलेशन एक्चुअल 5 डेटा पे बेस्ड होता है, रैंडम सिनेरियो पे नहीं। ये रैंडम सिनेरियो जो कर रहा है वो गलत है, 5 डेटा पे बेस्ड होता है ये। ऑप्शन बी कर रहा है कि हिस्टोरिकल इट में फेल टू कैप्चर फ्यूचर मार्केट बिहेवियर इफ पास्ट ट्रेंड डू नॉट रिपीट। यानी कह रहा है हिस्टोरिकल सिमुलेशन का लिमिटेशन है कि अगर फ्यूचर मार्केट बिहेवियर पास्ट के जैसा ना हो तो यह मेथड एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है। तो क्या लगता है आपको? अभी मैंने आपको बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, पास्ट एंड रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी का राइट रिक्वायर डिटेल एजम्पशन अबाउट रिस्क फैक्टर एंड कोरिलेशन, ये तो नहीं है, इसमें एजम्पशन की आवश्यकता ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में रिस्क फैक्टर और कोरिलेशन के डिटेल एजम्पशन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी का राइट एज्यूम दैट फ्यूचर मार्केट इवेंट विल डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पास्ट, ये भी गलत है, क्योंकि यह मेथड एक्चुअली पास्ट डेटा पे डिपेंड करता है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हिस्टोरिकल सिमुलेशन मेथड में पास्ट डेटा पे बेस्ड होता है और इसका मेन डिसएडवांटेज यह है कि एज्यूम करता है कि फ्यूचर में भी पास्ट की तरह होगा, और अगर मार्केट ट्रेंड या कंडीशन चेंज हो जाए तो यह मेथड एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक बहुत अच्छा केस स्टडी आपके सामने मैं लाया हूँ दोस्तों, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है, देखिए एबीसी बैंक है, वो बहुत सारे एसेट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है और बैंक के रिस्क को इवेल्युएट कर रहे हैं जो कि सडन और एक्सट्रीम चेंजेस के कारण आ सकते हैं मार्केट कंडीशन में। उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग को सोचा कि चलो इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं ताकि जो मार्केट वैल्यू उनके पोर्टफोलियो पे जो मार्केट वैल्यू का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको गेज कर सके। ठीक है, तो टीम ने मार्केट पैरामीटर को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइस, एक्सचेंज रेट, और उन्होंने डे टू डे वेरिएशन, रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल रिस्क, पॉसिबल नॉन नॉर्मल मूवमेंट, सब पे फोकस किया। राइट, तो टीम का एम ये है कि एक्सट्रीम सिनेरियो को हम टेस्ट करें ताकि इवैल्यूएट कर सके कि कैसे ये चेंज हमारे पोर्टफोलियो के वैल्यू को इम्पैक्ट करेगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल ये है, तो देखिए अगर एबीसी बैंक एक अनएक्सपेक्टेड सिंगल एक्सट्रीम सिनेरियो एनालाइज करना चाहती है तो मल्टीपल पैरामीटर को अफेक्ट करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि एबीसी बैंक एक अनएक्सपेक्टेड सिंगल एक्सट्रीम सिनेरियो को, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिंगल एक्सट्रीम सिनेरियो को एनालाइज करना चाहती है जो मल्टीपल पैरामीटर को अफेक्ट करे। अब मल्टीपल पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट है, जैसे स्टॉक प्राइस है, जैसे एक्सचेंज रेट है, तो उन्हें कौन सी स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक यूज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर बहुत सारा टाइप होता है। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब और रीजन समझते हैं। एबीसी बैंक यहाँ पे नॉन नॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन टेस्ट करना चाह रही है, एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन, नॉन नॉर्मल मार्केट कंडीशन। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल मार्केट कंडीशन जो है ना वो मल्टीपल पैरामीटर को एक साथ अफेक्ट करेगा, मल्टीपल पैरामीटर को एक साथ क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब दोस्तों इसका मतलब है कि बैंक को एक ऐसे टेक्निक की ज़रूरत है जो एक कंबाइंड सिनेरियो को सिमुलेट कर सके। तो बैंक को किस चीज़ की ज़रूरत है, टेक्निक की ज़रूरत, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पैरामीटर को अफेक्ट कर रहा है ना। सो बैंक विल नीड अ टेक्निक दैट विल अफेक्ट द कंबाइंड सिनेरियो, जिसमें अब क्या क्या आ सकता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट आएगा, जिसमें स्टॉक प्राइस आएगा, जिसमें एक्सचेंज रेट आएगा, ये सब के सब इफेक्ट हो। अब देखिए सिनेरियो एनालिसिस जो है ना, ये जो सिनेरियो एनालिसिस है ये एक ऐसा टेक्निक है जो किसी चीज़ में हेल्प करती है। यह टेक्निक लार्ज मूवमेंट और एक्सट्रीम कंडीशन को एजम्पशन के बेसिस पर टेस्ट करती है। दो चीज़ मैंने बोला अभी, क्या बोला, एक बोला आपको लार्ज मूवमेंट और दूसरा चीज़ क्या बोला आपको, एक्सट्रीम कंडीशन। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, लार्ज मूवमेंट और एक्सट्रीम कंडीशन पे। ठीक है, इस केस में बैंक एक ऐसे एक्सट्रीम सिनेरियो का इम्पैक्ट देख सकता है जो मल्टीपल मार्केट फैक्टर को साथ में अफेक्ट करता है और यह सिनेरियो एनालिसिस में बेनिफिट है। तो चलिए अब हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझ में आया, एबनॉर्मल सिचुएशन को बैंक डील कर रहा है जो कि मल्टीपल पैरामीटर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, राइट, जो कि इस केस में हमारे सिनेरियो एनालिसिस जो लार्ज मूवमेंट है, एक्सट्रीम एंड है, उसको एनालाइज करता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 कर रहा है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। देखिए यह टेस्ट छोटी चेंजेस को इवैल्यूएट करता है इंडिविजुअल पैरामीटर में, जैसे सिर्फ इंटरेस्ट रेट में थोड़ा शिफ्ट हो जाए। एक्सट्रीम और मल्टीपल पैरामीटर का टेस्ट यह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाए, एक्सट्रीम सिनेरियो पे ये नहीं करता है। सिनेरियो एनालिसिस बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बोला आपको, क्योंकि सिनेरियो एनालिसिस से बैंक के स्पेसिफिक एक्सट्रीम सिनेरियो बना सकता है जो मल्टीपल पैरामीटर को साथ में टेस्ट करता है। बैंक क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम सिनेरियो बनाएगा। यह नॉन नॉर्मल और कंबाइंड इंपैक्ट को समझने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन 3 का रहा है मैक्सिमम लॉस असेसमेंट। देखिए यह टेस्ट जनरली वर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमम लॉस को एस्टिमेट करता है। कब, वर्स्ट
केस सिनेरियो, ठीक है, तो इसलिए यह भी गलत है। ऑप्शन 4 कह रहा है एक्सट्रीम वैल्यू टेस्टिंग, लेकिन ये टेक्निक अनयूजुअल इवेंट के लिए होती है, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल पैरामीटर पे फोकस करती हैं। एक बार रिकैप कर लें, सिनेरियो एनालिसिस एक ऐसी स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है जो एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन के कंबाइंड इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है, राइट। और यह बैंक को एक ऐसा सिनेरियो बनाने में हेल्प करती है जो इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइजेज, एक्सचेंज रेट सबको एक साथ टेस्ट करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी, राइट। तो इसी प्रकार से आपने समझा कि सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है, स्मॉल चेंजेस का इफेक्ट है उसको देखता है, लेकिन एक्सट्रीम पैरामीटर पे नहीं करता, ठीक है। ये सब के सब टेस्टिंग टेक्निक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।